हाँ प्यारे विद्यार्थियों, करुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। अपना टॉपिक चल रहा था लोकतंत्र। लोकतंत्र पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था लोकतंत्र के गुण के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष के बारे में। गुण और दोष पढ़ने के बाद में लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। तो आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए हमें गुण और दोषों को पढ़ना जरूरी है। कल अपन ने गुण पढ़े थे पिछले वीडियो में, आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र के दोष में देखो, पहला दोष है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा है जो भ्रमपूर्ण है। यानी लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी जो धारणा है उसमें संदेह है। संदेह कैसा है? जैसे अपन ने गुण में पढ़ा था कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि और विवेक संपन्न मानता है। बुद्धि और विवेक संपन्न होने के नाते राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति उस राजनीतिक अधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं करता है। वो अपने समय और आवेग में आकर के चालित होता है, जिनकी वजह से इसका दोष यानी जो व्यक्ति संबंधी जो धारणा थी उसमें संदेह भ्रमपूर्ण है। अब देखो कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न व्यक्ति मानता है, इसलिए व्यक्तियों को मताधिकार देता है, यानी वोट देने का अधिकार देते हैं, और राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में व्यक्ति समर्थ होगा। अब ये मताधिकार, वोट देने का अधिकार क्यों दिया जाता है? कि व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में परिपक्व निर्णय देने में व्यक्ति समर्थ होगा। किंतु आलोचना करने वालों ने कहा है कि व्यक्ति है वो अबोधिक प्राणी है, यानी उसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्यों नहीं है? कि वो किसी व्यक्ति के कहने से, किसी व्यक्ति के समय आवेग से चालित होता है, यानी अपने विवेक का किसी भी निर्णय में, किसी भी कार्य करने में विवेक का सहारा नहीं लेता है, जो अपने मूल संवेगों में, आवेगों से चालित होता है। इसलिए इस स्थिति में अब देखो, लोकतंत्र में तो विवेकपूर्ण कार्य, व्यक्ति स्वैच्छिक योग्य व्यक्ति कौन है उनको अपना मताधिकार या अपनी राय उनके पक्ष में प्रकट करना ये होता है, जबकि किसी के कहने में, किसी के लोभ लालच प्रलोभन में आकर के किसी दूसरे के पक्ष में या दूसरों के आवेग से चालित होता है। ऐसी स्थिति में वहां लोकतंत्र की जगह में भीड़ तंत्र देखने को मिलता है। तो इसलिए पहला इसका दोष ये हो गया कि व्यक्ति संबंधी जो धारणा थी वो भ्रमपूर्ण है, यानी उसमें संदेह है। और अपन ने गुण में पढ़ा था कि इसमें व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, वो विवेक संपन्न होता है और विवेकपूर्ण कोई भी निर्णय में, जैसे वोट देने का अधिकार दिया तो अपने मताधिकार का भी विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है, जबकि ऐसा सैद्धांतिक रूप से होता है, व्यवहारिक रूप से ऐसा देखा नहीं जाता है। इसलिए ये इनका दोष है। दूसरा देखो, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। अब बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब होते तो व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति जो सोच समझ करके अपने हर तरह के जो निर्णय हैं सूझबूझ का इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे मत देने का अधिकार है तो अपने मताधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे, यानी वोट देते समय वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि को नहीं देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते हैं, व्यक्ति के गुणों को देखते हैं, व्यक्ति के इतिहास यानी उनकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उनको देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति कौन है, क्या कर सकता है। इस आधार पर ऐसे व्यक्ति जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग के वर्ग में शामिल होते हैं। तो देखो, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता क्यों है? कि इस शासन व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा संख्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी संख्या को ज्यादा महत्व देने का मतलब है कि जैसे एक अपन उदाहरण लेते हैं चुनाव का। चुनावी मैदान के अंदर 5 प्रत्याशी हमारे सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं। अब पांचों में से कौन जीतेगा? इन पांचों में से सबसे ज्यादा जिसको मत मिला है वो निर्वाचित घोषित हो जाएगा और 4 चुनाव हारेंगे। अब देखो, उदाहरण के रूप में मान लेते हैं जैसे 100 जनों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रत्याशी हमारे सामने थे A, B, C और D, ये 4 प्रत्याशी थे। अब ये 100 वोट, मतदाता 100 थे, प्रत्याशी 4 थे। अब ये 100 वोट है ना, A को मिले 20, B को मिले 25, C को मिले 35 और बाकी जो बचे हुए वोट मान लो D को मिले, यानी 20 वोट मिल गए D को। ऐसे करके ये टोटल 100 वोट हो जाते हैं। अब
इसमें निर्वाचित कौन होगा, सबसे ज्यादा मत मिला वो निर्वाचित होगा, यानी ये 35 यानी सी प्रत्याशी है वो चुनाव जीत जाता है। अब यहां देखो, जबकि सी के अगेंस्ट में वोट पड़े 20, 25 और 20 यानी 65 जने नहीं चाहते थे कि सी जीते। ये संख्या ज्यादा थी तो यहां महत्व किसको मिला, संख्या को महत्व मिला है, गुणों को महत्व नहीं मिला है। इसलिए यह क्या है, लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र है, अयोग्य व्यक्ति है। यहां 65 मतदान करने वाले व्यक्तियों के वोटों का कोई महत्व नहीं है और 35 वाला, यानी यहां बहुमत पर अल्पमत भारी है, ठीक है ना। तो यह भी एक इसका दोष है। अगला देखो, बुद्धिजीवी इसीलिए वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग इसीलिए उदासीन रहते हैं कि उनको पता है कि भाई अपन तो विवेकपूर्ण मतदान करेंगे और विवेकपूर्ण मतदान करेंगे तो अपन जिसके पक्ष में करेंगे उस व्यक्ति की चुनाव जीतने की संभावना कम है। क्यों कि विवेकपूर्ण मतदान करने वाले संख्या में बहुत कम होते हैं और जो संख्या में कम होते हैं उनकी जीत में होती नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चुनाव के समय मतदान की प्रक्रिया में ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके भाग ही नहीं लेते, यानी यहाँ तक कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक ही नहीं जाते हैं। इसीलिए तो अपन जैसे चुनाव होते हैं ना, तो लगभग जो चुनावी परसेंट की बात करते हैं तो 60, 65, 70% तक मतदान होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है कि बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस प्रक्रिया में ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेते नहीं, यानी मतदान करने जाते ही नहीं है। अब एक तुलना करो, जैसे एक शहर में रहने वाला व्यक्ति, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, एक गांव में चुनाव हो रहा है, शहर में भी वही चुनाव हो रहा है। जैसे एक लोकसभा क्षेत्र है, अपन उदाहरण लेते हैं जोधपुर का। अब जोधपुर में लोकसभा क्षेत्र, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जो वोट हो रहा है वो मत परसेंट ज्यादा होगा और सिटी का मत परसेंट कम होता है। क्योंकि वहां बुद्धिजीवी रहते हैं, वो ज्यादा विवेकपूर्ण मतदान का प्रयोग करते हैं और उनको पता है कि भाई अपन तो योग्य व्यक्ति को चुनेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को, अब जो लोग चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी होते हैं वो क्या करते हैं कि कई ऐसे भी होते हैं, क्राइम प्रवृत्ति के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोगों को लोभ लालच प्रलोभन देते हैं, पैसे देते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, जिनकी वजह से लोग उनके आवेग में आकर के चालित होते हैं, यानी उनके पक्ष में मतदान करते हैं। अब उनको सिटी में रहने वाले लोगों को पता है कि भाई हमारे उम्मीदवार जिसके पक्ष में मतदान करने की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं उनके जीतने की संभावना कम है, और प्लस जो ऐसे राम रसोड़ा चलाने वाले, ज्यादा खर्चे करने वाले लोग हैं, पैसे पाने वाले लोग हैं, उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति मतदान की प्रक्रिया में ज्यादा भाग ही नहीं लेते, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग की यहाँ उदासीनता नजर आती है। देखो, इसमें इस शासन व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा संख्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते। व्यवस्था कौन सी, मतदान की व्यवस्था ले लो। तीसरा दोष क्या है, शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भ्रमपूर्ण है। यानी अपन ने गुण में पढ़ा था कि लोकतंत्र व्यक्ति को राष्ट्रवाद, नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा ये उपलब्ध करवाता है, लेकिन ये दावा आलोचना करने वालों ने कहा कि ये बात सही नहीं है। यानी शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के बारे में ऐसा कहा गया है, किसमें, जो अपन ने गुण पढ़े थे उसमें ये बात पढ़ी थी कि ये नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देता है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे क्या है, उल्टी है। यानी ऐसा है नहीं। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? जैसे राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं। अब ये जो भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से कार्य करेंगे, यानी राष्ट्र की समस्या की तरफ वो काम करेंगे तो सबसे पहले ये अपना हित देखेंगे राजनीतिक दल, कि भाई हमारा हित किसमें है, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे राजनीतिक दल को फायदा मिले। यानी इस प्रकार ये राजनीतिक दल में भी एक क्या है, दोष है। यानी यहाँ राष्ट्रभक्ति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, राष्ट्रवाद को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ महत्व किसको दिया जा रहा है, स्वार्थ की प्रवृत्ति से कार्य कर रहे ना। इसका मतलब राष्ट्र की जगह पहले प्राथमिकता दल को दी जा रही है, यानी दल भक्ति की भावना नजर आती है। अपने स्वार्थ
की दृष्टि से विचार करते हैं, राजनीति में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ये हमें भी देखने को मिलता, हमेशा देखते हैं अपन टीवी चैनलों के माध्यम से या रेडियो अखबार में अपन पढ़ते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल एक दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यानी यहाँ किसी भी कार्य के लिए कोई भी दल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष दल हो। सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप लगाया जाता तो वो उल्टा वापस विपक्षी दल पे आरोप लगाते हैं, हम तो ये करवाना चाहते हैं, लेकिन इन विपक्षी दलों के आंदोलन की वजह से, अड़ंगे की वजह से हम ये करवा नहीं पाएंगे। जबकि विरोधी दल क्या करते हैं कि इस प्रकार की कोई योजना या व्यवस्था नहीं होने के पीछे क्या है, सत्तारूढ़ दल की नीतियां है, वो जिम्मेदार रही है। तो इसलिए ये हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता को अपने प्रभाव में लाने के लिए जनता की भावना को भड़काते रहते हैं और उल्टा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे दल को घेरने की कोशिश करते हैं और जन सैलाब को अपने समर्थन में लेने के लिए इस प्रकार की जनता की भावना को ये भड़काते रहते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा नहीं मिलती है। तो गुण में कहा गया यहाँ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा मिलती है। जबकि राजनीतिक दलों की हकीकत देखी जाए, व्यवहारिकता देखी जाए तो हमें ये बातें सामने देखने को आती है। इसलिए ये भी क्या है, शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भ्रमपूर्ण लगता है। अगला दोस्त देखो, स्वतंत्रता व समानता का दावा है वो भी क्या है, भ्रमपूर्ण। अब देखो गुण में अपन ने पढ़ा था कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन तंत्र है। यानी लोकतंत्र क्या, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। जबकि यहां भी कुछ संदेह है। संदेह क्यों है? संदेह इसलिए है कि यहाँ स्वतंत्रता और समानता की बात तो कही गई है, लेकिन यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता समानता की बात नहीं कही गई है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता अर्थहीन है, यानी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता में सभी व्यक्तियों को जैसे वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन आज चुनाव की मैदान में कौन होते हैं? आम जन, गरीब लोग खड़े होते हैं चुनावी मैदान में या अमीर लोग होते हैं? तो हमें चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी देखने को मिलते हैं वो पैसे वाले ही देखने को मिलते हैं। अब जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया लेकिन चुनाव पैसे वाले लड़ रहे हैं, तो क्या यह राजनीतिक स्वतंत्रता समानता है? नहीं है। तो इसलिए आलोचना करने वालों ने कहा कि यहाँ स्वतंत्रता और समानता का जो दावा है ना वो भी भ्रमपूर्ण है। देखो इसमें लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से तो प्रदान करता है, जबकि व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता समानता प्रदान नहीं करता है। यानी जब तक आर्थिक विषमता का अंत नहीं होगा, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता समानता अर्थहीन रहेगी। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन है। बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? कि राजनीतिक स्वतंत्रता किस पे टिकी हुई है? आर्थिक स्वतंत्रता पर टिकी हुई है। अगला दोस्त देखो, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। अब राजनीतिक दल क्या करते हैं? जनता की भावना को भड़काते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपने फायदे के लिए। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होता है जो क्या है, सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। यानी इन राजनीतिक दलों का मेन मकसद क्या होता है कि कैसे करके ये किन प्रकार सत्ता की प्राप्ति की जाए। तो वो क्या करते हैं? आरोप प्रत्यारोप लगाना, किसी पे झूठा आरोप लगाना, हो जनता को अपने प्रभाव में लाने के लिए सारे तरीके अपनाने से वो बाज नहीं आते। इसमें देखो लोकतंत्र में, लोकतंत्र के संचालन में राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की शासन व्यवस्था किसके द्वारा संचालित होती है? राजनीतिक दलों के द्वारा होती है। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए किनका होना जरूरी है? राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। किंतु राजनीतिक दल है ना, वो दल प्रणाली में अनेक दोष है। यानी राजनीतिक दलों की जो दल प्रणाली उसमें अनेक दोष है। अनेक दोष का मतलब यह है कि जब राजनीतिक दल अपने पार्टी से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे ना, तो कई ऐसे उम्मीदवार भी हमें देखने को मिलते हैं जो क्राइम प्रवृत्ति के, उसके ऊपर अपराध दोष चल रहा है, केस चल रहा है। कई ऐसे व्यक्ति है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ भी पाया जाता है। और राजनीतिक दलों में मेन बात हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ जैसे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में क्या करते हैं, जब चुनावी मैदान उतरते हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में, किस निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति के मतदाता ज्यादा है, तो जातिगत आधार पर प्रत्याशियों को टिकट दिए जाते हैं। तो ऐसे अनेक दोष है। योग्य व्यक्ति यानी बहुत कम
मिलते हैं राजनीतिक दलों में। जाति के आधार पर वोट यानी वोट बैंक की राजनीति ये राजनीतिक दल करते रहते हैं। तो अनेक ऐसे दोष है इसमें। तो इसलिए राजनीतिक दलों में ही दोष है। तो राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित की जाती है। तो इस पूरी भी व्यवस्था में क्या है, हमें दोष नजर आते हैं। राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, किसके लिए? लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए। किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष होते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं, बिल्कुल, यानी राष्ट्र को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। महत्व पहले प्राथमिकता किसको देते हैं? अपने दल को प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र में क्या आ जाता है? विकार आ जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों के दुष्प्रभाव की वजह से यहां पर भी शासन का संचालन जो उचित विधि से उपयुक्त तरीके से संचालित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति की भावना हमें राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोकतंत्र में विकार आ जाता है। और अगला है अपना दोष अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली का मतलब है कि लोकतंत्र के गुण में अपने पड़ता है उत्तरदायी शासन प्रणाली। तो ये सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र क्या है? उत्तरदायी शासन प्रणाली है। जबकि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये अनुत्तरदायी शासन प्रणाली प्रतीत होती है। कैसे? कि यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई असफलता पर कोई भी संस्था दल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है तो इसके लिए किसी दल को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब विपक्ष सत्तारूढ़ को और सत्तारूढ़ विपक्ष को, अब सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को कैसे ठहराएगा? हम तो ये करवाना चाहते थे, विपक्ष की आंदोलन की वजह से, विपक्ष के अड़ंगे की वजह से ये कार्य ये योजना सफल नहीं हुई है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहेंगे कि सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ नीतियां ऐसी बनाई गई थी जिनकी वजह से ये कार्य नहीं हुआ, यानी उनकी नीतियों में कमियां थी, खामियां थी, जिनकी वजह से ये नहीं हुआ। तो इस प्रकार यहाँ किसी भी कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेने के लिए कोई विपक्ष तैयार नहीं होता है। इसलिए इस शासन व्यवस्था को अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। अब इसमें देखो, लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से तो उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रतीत होती है, प्रणाली है, प्रतीत क्या होती है? और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये अनुत्तरदायी शासन प्रणाली प्रतीत होती है। तो सैद्धांतिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रणाली है, इसलिए इसको गुण में रखा था कि भाई लोकतंत्र है वो उत्तरदायी शासन है। और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यहाँ उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रतीत नहीं होती है, तो इसको दोष में रख दिया था कि लोकतंत्र है वो क्या? अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। अगला दोष, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है, यानी देखो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नियम नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है, नीतियां बनानी पड़ती है, नियम बनाने पड़ते हैं। नियम और नीतियां बनाने में अनेक अनाप शनाप का धन खर्च होता है और नियम नीतियां बनाने के लिए बहुत सारे समय की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका जो संसद है वो कानून बनाती है। तो कानून बनता है तो कानून बनने के लिए जो प्रस्ताव आता है उनको अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है, कितना समय लेता है, प्लस कानून बनाने वालों के ऊपर कितने पैसे खर्च होते हैं। संसद की एक दिन की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिवेशन बुलाया गया था और अब वो समय पूरा का पूरा कानून बना नहीं और ये शोर शराबे हो, अल्लाह की भेंट चढ़ गया, तो कितना समय बर्बाद हुआ, कितने पैसे खर्च हुए। इसलिए इसमें एक ये दोष भी है कि यहाँ सार्वजनिक धन यानी जनता का जो पैसा था, जनहित में लगना था, वो पैसा फालतू फिजूल खर्च हो गया और जो समय नियम बनाने के लिए निर्धारित किया गया था उस समय में वो नियम नहीं बना। नियम नहीं बनेगा तो राष्ट्र में अच्छी व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इसमें देखो, लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण या कानून निर्माण में अत्यधिक धन व समय बर्बाद होता है। उदासीन मतदाता, अब देखो मतदाता के हाथ में अगला दोष है उदासीन मतदाता। मतदाता ने अपने अपने क्षेत्र से जो निर्वाचित व्यक्ति को भेजा है, किसी काम के उद्देश्य से उनको निर्वाचित करके भेजा कि ये काम जीतने के बाद ये व्यक्ति करवाएगा, लेकिन वहां जो समस्या थी जो भी त्यों पड़ी है, आखिर में मतदाता को उदासी आग लगती है। एक बात तो ये भी होती है। दूसरी, उदासीन मतदाता की अपन बात कर लेते हैं तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसमें अपने पहले भी पढ़ लिया था कि ये जो है ना लोकतंत्र व्यक्ति संबंधी धारणा में अपने पढ़ा था कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता ये होती है कि वो क्या करते हैं, मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए मत परसेंट 60-65%, 70% तक की बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है।
तो इसमें देखो लोकतंत्र जनता का शासन तो जरूर कहलाता है। जनता का शासन कहलाने का मतलब शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। सभी जाति धर्म क्षेत्र वाले सभी वैसे नागरिक बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जबकि यहाँ 60-65% ही लोगों का शासन यानी उनके द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 100 में से अधिकतम 60-65 या 70 तक लोग ही मताधिकार का प्रयोग करते हैं। 100 में से 30-35% लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते हैं। कौन? जो बुद्धिजीवी है वो नहीं दिखाते। उनको पता है कि हम तो 35% है जो विवेक को मतदान करेंगे, लेकिन 65% लोग तो ऐसे हैं जो क्या करेंगे, लोभ लालच प्रलोभन में आकर के वोट करेंगे, जाति धर्म क्षेत्र भाषा इत्यादि के आधार पर वोट करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो छवि है, उनके गुण है, उनको नहीं देखेंगे, जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, इस आधार पर करेंगे। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ज्यादा पर्याप्त रुचि मतदान में नहीं दिखाते हैं। लोकतंत्र में दोषों के कारण मतदाता जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और इस स्थिति में कम व अयोग्य, कम यानी ज्यादा योग्य नहीं होता है, कम योग्य या अवसरवादी लोग जो होते हैं उनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होती है। और कम योग्य व्यक्ति जब चुनाव जीत करके जाएगा तो वो क्या शासन का संचालन करेगा। और अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना और अपने दल का सोचेगा, जनता का और राष्ट्र का नहीं सोचेगा। अगला दोष है इसमें देखो, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था है। अब देखो संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था क्यों है कि जब यहाँ निर्णय आनंद फानंद में मन में केंद्रित होना चाहिए, यहाँ होता नहीं है। अलग अलग कार्यपालिका के अलग अलग जो राजनीतिक कार्यपालिका के जो प्रमुख है उनके द्वारा नियम नीतियों का निर्धारण, नियमों को लागू करना, कोई निर्णय लेना सब मिल बैठ करके करते हैं। तो आपातकाल के समय या संकट काल के समय या किसी भी कार्य में करने में, कोई निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। इसलिए इस शासन व्यवस्था को संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था भी माना जाता है। और अगला दोष अपन बात करें तो जैसे विश्व शांति के लिए ये ठीक भी नहीं। आलोचना करने वालों ने कहा किस प्रकार की शासन व्यवस्था में राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति होती है, दल हित के लिए कार्य किए जाते हैं। कुछ लोगों की या राजनीतिक दलों की अलग अलग विचारधारा वाले लोगों की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य का विस्तार करने की सोच होती है। ऐसी स्थिति में विश्व में हमेशा जो शांति है बहाल नहीं रखी जा सकती है। एक दूसरे राष्ट्र के बीच में हमें कुछ तनाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ये आलोचना करने वालों ने ये लोकतंत्र के प्रमुख दोष बताए थे। और अब अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे।